गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका गणित की कक्षा में स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो गृह कार्य दिया गया था वो आपने पूरा कर लिया होगा और प्रतिदिन आप लोग कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अब हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ जो आपके आसपास ही है और आप लोगों ने देखी है। जैसे कि ये क्या है, एक सड़क। और इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आप अपने घर से विद्यालय आते हैं, विद्यालय से घर जाते हैं। देखो इसकी शेप कैसी होती है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह भी होती है। कहीं कहीं सड़कें इस तरीके से भी होती हैं और अगर बहुत सारे स्टॉपेज आ जाएं तो ऐसे भी होती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि सड़कें कैसे कैसे होती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? झूला। ये तो आपने बहुत देखा होगा। और झूला आपने कहाँ पर देखा है? बिल्कुल सही, मेले में। मेले में आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले यही तो फरमाइश करते हैं कि मम्मी हमें झूले में झूलना है। और झूले की शेप कैसी होती है? ऐसी, है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि मैम और क्या लेके आई हैं। ये क्या है? इंद्रधनुष। ये भी आपने देखा होगा। अच्छा, जरा सोचिए कि आपने इंद्रधनुष को कब देखा है? बिल्कुल सही, जब बहुत ज्यादा बच्चों बारिश होती है तो उसके बाद आसमान में रंग बिरंगी एक ऐसी पिक्चर दिखाई देती है और इसको हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ये क्या है? हाँ, ये तो मेरे भी फेवरेट हैं, समोसे। आपको बहुत पसंद है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि मैम ये सारी चीजें जो दिखा रही है, अभी मैं इसके बाद आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और वो आप तभी बता पाएंगे जब आप ध्यान से सुनेंगे। ये क्या है? तरबूज। बहुत अच्छे। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? ये हमें कब मिलता है? गर्मियों में मिलता है। इसमें बहुत सारा पानी होता है तो, और खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट होता ही है। तो बच्चों देखो, अभी हमने जो पिक्चर देखी थी, अगर हम कहें कि हमें वो बनानी पड़ जाए तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक सड़क को जो कुछ इस तरीके से थी, है ना। इस तरह से वो सड़क थी। कई बार ऐसे भी होती हैं, पहाड़ों पे हाईवे ऐसे बने होते हैं, तो ये एक ऐसी सड़क थी। इसके बाद हमने देखा था झूला, और उसकी अगर हम ऐसे आकृति बनाएं तो वो बिल्कुल इस तरीके से थी, बिल्कुल हमारी चूड़ी की तरह। इसके बाद हमने क्या देखा था? इंद्रधनुष, और वो कुछ इस तरह से था, है ना। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, और वो कुछ इस तरह से था। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था समोसा, और वो था कुछ इस तरह से। और जो तरबूज हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से था। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये किस तरह की आकृतियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आज हम अपनी आज की कक्षा में ये ही पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। आइए अब हम इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे खुली आकृतियों के बारे में। खुली आकृति क्या होती हैं? तो देखिए बच्चों, ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त होती है। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक बिंदु से शुरू होगी और किसी दूसरे बिंदु पर समाप्त होगी तो वो हमारी खुली आकृति होती है। जैसे आपके सामने देखिए, मैंने एक पिक्चर बनाई है और इसमें ये बिंदु है का और ये बिंदु है खा। तो ये का से शुरू हुई और खा तक पहुंची, तो ये आकृति कैसी आकृति है? खुली आकृति। आइए कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आपके सामने ये एक आकृति है, देखिए यहां से अगर हम इसको शुरू करेंगे तो ये यहां पर खत्म होगी, तो ये आकृति कैसी हो गई? खुली आकृति। एक आकृति ये भी आपके सामने है, ये हमने यहां से शुरू की और यहां पर हम इसको अगर खत्म करें तो ये भी हमारी खुली आकृति है। इसके बाद ये एक और आकृति है, इसको हमने यहां से शुरू किया और यहां पर हमने खत्म कर दिया, तो ये भी हमारी खुली आकृति होगी। आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखो बच्चों, आपके सामने ये एक पिक्चर बनी है और ये बिंदु है का, फिर खा, गा और घा।
अर्थात मैंने का से चलना शुरू किया, खा पर पहुंची, खा से गा से घा और घा से वापस का पर पहुंच गई। तो क्या ये खुली आकृति है? नहीं, ये खुली आकृति नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या जाना था कि खुली आकृति हमारी कब होगी? जब हम एक बिंदु से चलना शुरू करेंगे और किसी अन्य दूसरे बिंदु पर पहुंचेंगे, तो वो आकृति हमारी खुली आकृति होगी। अब हम बंद आकृति के बारे में पढ़ते हैं। बंद आकृति क्या होती है? ऐसी आकृति जो जिस बिंदु से चलना शुरू करते हैं या जिस बिंदु से शुरू होती है, वापस उसी बिंदु पर लौटकर आए अगर, तो वो हमारी बंद आकृति होगी। जैसे मैंने फिर से एक वही पिक्चर बनाई है। देखिए, ये बिंदु है का, खा, गा और घा। का से चलना शुरू किया, खा तक पहुंचे, खा से गा और गा से घा। तो ये आकृति कैसी है? बंद आकृति, क्योंकि का से चलना शुरू किया था और पूरा घूम के हम वापस का पर आ गए हैं। आइए इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये आपने देखा ही होगा, स्टार होता है ना, आसमान में टिमटिमाते तारे। तो ये क्या है? बंद आकृति है, क्योंकि अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो मैं जिस भी बिंदु से बनाना शुरू करूं, तो अगर मुझे वापस यही आकृति चाहिए तो मुझे वापस उसी बिंदु पर आना पड़ेगा। तो ये हमारी बंद आकृति है। इसके बाद देखिए, ये एक त्रिभुज की आकृति भी होती है। इसको भी मैं किसी भी बिंदु से बनाना शुरू करूं, लेकिन अगर मुझे यही आकृति बनानी है तो मुझे वापस इसी बिंदु पर लौटकर आना पड़ेगा। तो ये भी हमारी बंद आकृति है। इसके बाद ये एक और आकृति मेरे पास है, ये आयत होता है। तो अगर मैं इसको किसी बिंदु से बनाना शुरू करूं और मुझे यही आकृति बनानी है तो मुझे वापस इसी बिंदु पर लौट कर आना पड़ेगा। तो ये भी हमारी बंद आकृति है। और अब एक और लास्ट, ये क्या है? सर्कल है ना, ओवल है एक्चुअली। तो इसको भी अगर मैं बनाऊं तो ये भी कब बनेगा? जब मैं वापस उसी बिंदु पर लौटकर आऊंगी। तो ये हमारी बंद आकृति हुई। आइए बच्चों, अब हम थोड़ी सी अपनी परीक्षा लेते हैं। देखिए, ये क्या है? माचिस। आप लोगों ने सबने देखा होगा, जैसा आप लोग मेरे हाथ में भी देख पा रहे हैं, ये क्या है? माचिस। और अगर मैं इस माचिस के चारों तरफ क्या बनाऊं? एक रेखा खींचूं, तो मुझे किस तरह की आकृति प्राप्त होगी? कुछ इस तरह की, है ना? इस तरह की आकृति मुझे प्राप्त होगी। और ये कैसी आकृति होगी? ये बंद आकृति होगी, क्योंकि हमने जिस बिंदु से चलना शुरू किया, हमें वापस उसी बिंदु पर आना पड़ेगा। तो ये हमारी बंद आकृति होगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या है? एक सिक्का। हम सबके घरों में होता है। तो अगर मैं इसके भी चारों तरफ वही रेखा खींचूं, तो यहाँ पर भी कैसी आकृति हमें प्राप्त होगी? बिल्कुल ठीक इसके तरह। तो ये भी किस तरह की आकृति है? बंद आकृति। और ये तो आप सबने देखा ही है, आप सबकी मम्मियाँ आपको प्यारी प्यारी रोटियां बनाकर खिलाती हैं, तो उस वक्त वो क्या इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल सही, चिमटा। तो ये वही है। और अगर हम इसके चारों तरफ कोई रेखा खींचें तो हमें किस तरह की आकृति प्राप्त होगी बच्चों? इस तरह की। और ये आकृति कैसी है? बिल्कुल सही, खुली आकृति। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर कुछ बंद आकृतियां और कुछ खुली आकृतियां बनाई हैं। इसके बाद आइए अब हम एक गतिविधि करते हैं। आपके सामने ये एक पिक्चर मैंने बनाई है, जिसमें पीला झंडा और नीला झंडा और लाल झंडा लगा हुआ है। एक बच्चा है जिसका नाम है केयूर, और वो क्या करता है? वो पीले झंडे से चलना शुरू करता है और 50 कदम चलने के बाद नीले झंडे पर पहुंचता है। उसके बाद केयूर नीले झंडे से चलना शुरू करता है तो लाल झंडे तक पहुंचने के लिए 30 कदम चलता है, और लाल झंडे से 40 कदम चलते हुए पीले झंडे तक पहुंचने के लिए केयूर को कितने कदम चलने पड़ते हैं? 40 कदम। तो केयूर को कुल कितने कदम चलने होंगे? आइए करके देखते हैं। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसको A, B और C। देखिए, A से B तक
50 कदम, बी से सी तक 30 कदम और सी से वापस ए तक आने में केयूर को 40 कदम चलने होंगे। कुल कितने कदम चलेगा? चलिए लिखते हैं। केयूर कुल कितने कदम चलेगा, सबको हम जोड़ देते हैं। तो 50 प्लस 30 प्लस 40, इतने कदम वो चलेगा। तो कितना हुआ देखिए, 120 कदम। 50 और 30 80, 80 और 40 कितने हुए? 120। तो केयूर को ये पूरा एरिया कवर करने के लिए 120 कदम चलने होंगे। तो बच्चों, अगर हमें अभी तो हमने देखा कि हमने उस दूरी को कदमों में माप लिया, लेकिन अगर हमें किसी पिक्चर का परिमाप निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? आइए इसको भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने वहां पर कदम दिए थे, अब यहाँ पर हमने दूरी लिख दी है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ए से बी तक की दूरी 25 मीटर, बी से सी तक की दूरी 15 मीटर और सी से ए तक की दूरी 20 मीटर। तो ये पूछ रहे हैं कि रास्ते की कुल लंबाई कितनी होगी। तो देखिए, जैसा मैंने लिखा भी है कि नीली से लाल झंडी तक के रास्ते की लंबाई 15 मीटर, लाल से पीली झंडी तक के रास्ते की लंबाई 20 मीटर, पीली से नीली झंडी तक के रास्ते की लंबाई 25 मीटर। तो रास्ते की कुल लंबाई कितनी होगी? आइए करते हैं। तो रास्ते की कुल लंबाई होगी, तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो कितना होगा? ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो क्या आएगा बच्चों? 25 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, ये कुल दूरी होगी। और इसको अगर जोड़ें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आइए जोड़ के देखते हैं। 5 और 5 10 और ये होगा 2 2 4 5 और 1 6, 60 मीटर। अगर हमें ये पूरी दूरी तय करनी है तो हमें कितना चलना होगा? पूरे 60 मीटर चलना होगा। आपके सामने ये एक और आकृति है जिसमें देखिए, ये इस भुजा की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर, इस भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 और इसकी 1। अब हमें इसका परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको कोई नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो अगर हमें ये वाला प्रश्न करना हो, प्रश्न संख्या 2, तो इसमें हम करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और प्लस ई एफ। तो अब सबको रख देते हैं। ए बी हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4 और ई एफ हमारा है 1 सेंटीमीटर। और एफ से हम अगर वापस ए पर जाएंगे तो वो है हमारा 6 सेंटीमीटर। आइए सबको जोड़ लेते हैं। देखिए, मैं यहां भी आपको जोड़ना बता रही हूं कि अगर हमें डायरेक्ट करना तो हम कैसे करेंगे? पहले 6 और 4 10 हमारा हुआ, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 4 कितने होंगे? 19 और 1 20। तो इनको भी जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा होगा 20 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, आपने देखा ना कि हम लोग परिमाप किस तरीके से निकालते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। जैसे मेरे हाथ में आप ये माचिस देख रहे हो, तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं? बिल्कुल बराबर। ये और ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर होंगी और ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यहाँ भी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक आकृति बनी हुई है जिसमें का से खा, खा से गा और गा से घा और घा से वापस का तक जाना है, और जिसकी दूरियां इस तरीके से हैं। का से खा की दूरी 16 सेंटीमीटर, खा से गा की दूरी 10 सेंटीमीटर और गा से घा की दूरी 16 सेंटीमीटर और घा से वापस का की दूरी 10 सेंटीमीटर। तो इसको करने के लिए आइए देख लेते हैं। का से खा तक की लंबाई बराबर होगी किसके? गा से घा तक की लंबाई के बराबर। जैसा मैंने अभी भी बताया था कि क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत की चारों भुजाओं की माप का योग, लंबाई जमा चौड़ाई जमा लंबाई और जमा चौड़ाई। और इन चारों की जो जो लंबाइयां हमें दी गई थी वो हम रख देंगे। जैसे लंबाई क्या है? 16, चौड़ाई 10, फिर लंबाई 16 और चौड़ाई 10। जैसे ही हम इन चारों को जोड़ते हैं तो हमारा उसके बाद जोड़ आता है 52 सेंटीमीटर। तो ये है आयत का परिमाप निकालने का तरीका। इस तरीके से हम आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप ये हमने निकाला तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, क्या सिद्ध हुआ हमारा कि आयत का परिमाप हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि क्या है? 2 गुणा कोष्ठक लंबाई जमा चौड़ाई और उसके बाद कोष्ठक बंद हो जाता है, या लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और फिर उसका दुगना कर दीजिए। तो इस तरीके से आप आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। आइए एक और प्रश्न आपके सामने है और इसको हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये एक आयत है, इसकी भुजा को हम लिख लेते हैं। ये है ए, बी, सी और डी। ए से बी की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। ए से बी तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। बी से सी तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और बच्चों ये 15 क्यों है? क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं है। वो हम इस तरीके से समझेंगे कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इधर ये 15 दी है तो हम जानते हैं कि ये भी 15 ही होगी। इस तरीके से जब ये 20 दी है तो ये भी 20 होगी। तो देखिए अब हम आगे लिख देते हैं। सी से डी तक की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। और डी से ए तक की दूरी होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है परिमाप। तो परिमाप जैसे कि हमने जाना था कैसे करेंगे, निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप हमने क्या फॉर्मूला लिया था कि 2 गुणा दोनों भुजाओं का योग। दोनों भुजाओं को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा उसका दुगना करने पर। तो देखिए कर देते हैं 2
और अंदर दोनों भुजाएं क्या क्या हैं? एक है 20 और एक है 15 इतने सेंटीमीटर। तो देखिए ये होगा हमारा 20 और 15 कितने हुए बताइए? 35 और 35 दूना 70। तो ये कुल हो गया 70 सेंटीमीटर। इस आयत का परिमाप हमारा निकला है 70 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग के परिमाप को जान लेते हैं। आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगी, वर्ग में क्या खासियत होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं। एक भुजा का अगर हमें पता हो और हम उसमें 4 से गुणा कर दें तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाता है। तो देखिए यहाँ बोर्ड पर एक वर्ग बना हुआ है क ख ग घ, और इसको हम कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। क से ख तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सारी चारों भुजाओं की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। वही दी है, ख से ग तक 10, ग से घ तक 10 और क से वापस घ तक 10 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप हमें निकालना है तो हमने चारों भुजाओं को क्या किया? जोड़ दिया और हमें क्या प्राप्त हुआ? 10 10 10 10 10 सबको जोड़ने पर प्राप्त हुआ है 40 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा वर्ग का परिमाप। अब इसको हम सूत्र की रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने देख लिया चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं की माप का योग या 4 गुणा किसी भी एक भुजा का उसमें हम माप अगर रख देंगे तो हमें वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। एक और प्रश्न है, इसको हम हल करके देख लेते हैं। एक भुजा दी है हमें क्या? 25। तो देखिए इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे, आइए हल करते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं की माप का योग या 4 गुणा एक भुजा की माप। तो देखिए यहां पर हम लिख देते हैं 4 गुणा एक भुजा की माप हमारी कितनी आई है? 25 मीटर। तो हमें यहां पर क्या मिला? 100 मीटर। तो इस वर्ग का परिमाप हमें जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर हमारे इस वर्ग का परिमाप है। बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या निकला है। ऐसी आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी अन्य बिंदु पर समाप्त होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खुली आकृति कहते हैं। और ऐसी आकृति जो एक बिंदु से शुरू होकर वापस उसी बिंदु पर आ जाए उसको हम बंद आकृति कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, कोई सर्कल था, कोई झूला आपने देखा था, वो सब कैसी आकृतियां थी? बंद आकृतियां थी। आयत अभी वर्ग पढ़ा है वो भी बंद आकृति थी। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हों वो कौन सी आकृति होती है? वर्गाकार। अभी हमने वर्ग का परिमाप भी निकाल के देखा था तो उसकी चारों भुजाएं कैसी थी? बराबर। जिस आकृति की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो कैसी आकृति होती है? वो आयताकार आकृति होती है। ऐसी आकृति को हम आयताकार आकृति कहते हैं। उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आइए अब हम अपने ज्ञान को परखते हैं। हम देखते हैं कि हमने जो आज सीखा है वो हमने कितना अच्छे से अपने अंदर उतार लिया है। देखिए, निम्न में से बंद व खुली आकृतियों की पहचान कीजिए। तो देखिए क्या है आपके सामने, ये कैसी आकृति है? सोचिए सोचिए। अच्छा, आपको पता भी है? हाँ, तो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे और हमें ये आकृति बनानी है तो वापस इसी आकृति पर आना होगा। तो ये कैसी आकृति है? बंद आकृति। इसके बाद दूसरी आकृति पर आते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो देखिए ये किसी दूसरे बिंदु पर समाप्त हो रही है। तो ये कैसी आकृति होगी? ये होगी खुली आकृति। इसके बाद तीसरी आकृति देख लीजिए, ये क्या है? वही एक स्टार, आसमान में दमकने वाला। तो ये भी किस तरह की आकृति है? ये बंद आकृति है। इसके बाद एक और आकृति आपके सामने है। ये भी एक बिंदु से शुरू होगी और दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाएगी। तो ये भी हमारी खुली आकृति है। इसके बाद आपके सामने ये एक
मैंने फिर से एक प्रश्न दिया है कि इसका हम परिमाप निकालेंगे। अब इसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे? जैसे हमने अभी बताया था कि इसकी सारी भुजाओं को आप जोड़ देंगे। जोड़ के देखें? चलिए जोड़ के देखते हैं। तो देखिए ये है, यहां से हम शुरू करते हैं। ए से हम शुरू करते हैं। अगर मैं इसको ए बिंदु दे दूं तो यहां से हम शुरू करते हैं। ये हुआ 10, ये आप घर पर भी करके देखेंगे इस क्लास के बाद। 10, 6 कितना हुआ? 16। फिर हम यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो 16 और 2 18। 18 फिर ये 4 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 में फिर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 25। इसकी जो परिमाप होगी, इस आकृति का जो परिमाप होगा वो कितना होगा? 25 होगा। तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ नाम लिख दे रही हूं, सी डी ई। ठीक है, आप इसको इस तरीके से हल करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने आज क्या क्या सीखा? दी गई आकृतियों में बंद एवं खुली आकृति की पहचान करना, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना, रेखाखंडों से बनी किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग आकृति की परिमिति या परिमाप कहलाता है। अर्थात किसी भी आकृति की अगर चारों भुजाओं का योग हम निकाल लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। आज हमने 2 और चीजें सीखी बच्चों। क्या क्या थी? एक था आयत का परिमाप और दूसरा था वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला है? अब इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ शुरू लंबाई जमा चौड़ाई कोष्ठ बंद। अर्थात अगर आप लंबाई और चौड़ाई को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद उसमें 2 की गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? आयत का परिमाप हमें प्राप्त हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप 4 गुणा 1 भुजा का माप। यानी कि किसी भी एक भुजा की माप अगर आपको ज्ञात हो गई तो उसमें आप क्या कर देंगे? 4 की गुणा कर देंगे तो आपको वर्ग का परिमाप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों, ये आपके सामने कुछ गृह कार्य है जिसमें देखिए मैंने अलग अलग आपको काम दिया है कि पहले मैंने कुछ आकृतियां आपको दी हैं और इन आकृतियों में आप पहचानेंगे कि कौन सी आकृति खुली आकृति है, कौन सी आकृति बंद आकृति है। इसको आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर करेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। और इसमें मैंने क्या आकृतियां आपको दी हैं, जिसमें पहले मैंने एक त्रिभुज दिया है और उसकी अलग अलग मैंने भुजाएं लिखी हैं। तो इसका परिमाप आप निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद फिर एक और प्रश्न है, ये क्या है? ये है पंचभुज, 5 भुजाओं वाला। तो देखिए इसको आप जब हल करेंगे तो इसकी सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमें इसका भी परिमाप प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद देखिए एक और बहुत प्यारा सा मैंने आपके लिए ये टी की शेप में बनाया है और इसकी भी आप सभी भुजाओं का माप निकालने के लिए इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका भी आप परिमाप निकाल लेंगे। बच्चों, इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 121 पर भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं और आप इनको भी हल करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की, मेरे माता पिता की और क्रिकेट की। मेरे माता पिता का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि कोई भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शुरुआत हमेशा जल्दी करनी पड़ती है। तो बस उन्होंने मेरी क्रिकेट की तैयारी बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दी थी। बचपन में मैं रोज सुबह कोच के साथ घंटों नेट प्रैक्टिस करता था और शाम को घर आकर मैं पढ़ाई और क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करता था। मेरे बचपन का ये रूटीन सेट था। देखते ही देखते मेरा गेम बेहतर बनता गया। अगर शुरुआत में ही मुझे कोच के साथ मेरे माता पिता की भी सहायता न मिलती होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता।
आज मैं भी एक पिता हूँ और मेरी ये कोशिश है कि मैं भी अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों की सहायता करूँ। वैसे तो दोनों अभी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये उनकी राइट उम्र है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें, उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मैं और मेरी वाइफ प्रियंका मेरे बच्चों के घर के टीचर्स हैं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा प्रोग्राम के सदस्य भी। मिशन प्रेरणा से पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को पढ़ाने में मदद मिलती है। उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी सारी मनोरंजन एक्टिविटीज टीवी, रेडियो या फ़ोन के माध्यम से पेरेंट्स को भेजी जाती है। हर स्कूल के टीचर्स भी पेरेंट्स को मिलके या फ़ोन पर पढ़ाई के लक्ष्य और तरीके सिखाते हैं। देश के कई एक्सपर्ट टीचर्स मिशन प्रेरणा से जुड़े हैं। आइए मिशन प्रेरणा से जुड़कर आप भी बनिए अपने घर के टीचर। अगर आप यूपी सरकार और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने बच्चों को पढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो 9513113166 पर व्हाट्सएप कीजिए।